हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सोहांग एकेडमी पर। और दोस्तों देखिए, हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं और गणित विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक चला हुआ है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं ये पूरी कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो मैंने पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या से। आगे की जो संख्याएं बची हुई हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की संख्याएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य या यौगिक संख्याएं, यानी कि भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। जो संख्या भाज्य होगी वो यौगिक भी होगी। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य अथवा यौगिक संख्याएं कहते हैं। समझिए दोस्तों, वह संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण में लिखा हुआ है 4, 6, 8, 10, ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ। 9 भी एक क्या है? भाज्य संख्या है। 15 भी भाज्य संख्या होगी। कैसे? देखिए, जैसे 4 है तो 4 को मैं 1 से भी काट सकता हूँ, यानी कि 4 को 1 से भी विभाजित कर सकता हूँ, और 2 से भी और 4 से भी। 4 2 से भी विभाजित है, 1 से भी और 4 से भी। और दोस्तों इसी तरह 6 देख लीजिएगा, 6 है, ये भी 1 से और 2 से, 3 से और 6 से। यानी कि देखिए ये 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। ऐसे देखिए 9 देख लीजिए दोस्तों। 9 भी क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 9 भी विभाजित हो सकता है 1 से, 3 से और 9 से। इस प्रकार से वह संख्या यहाँ पर जो 3 से विभाजित होगी वो क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। अब चलिए दोस्तों देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे और नोट किया हुआ है। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 से 100 के बीच में 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये देखते हैं अब। और देखिए दोस्तों, एक पॉइंट याद रखिएगा, अभाज्य संख्या ही रूढ़ संख्या है, यानी कि जो संख्या अभाज्य होगी वह ही रूढ़ संख्या होगी, यानी कि अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्याएं कहते हैं। याद रखिएगा यह पॉइंट। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या है इसका अर्थ। जो संख्याएं एक अथवा स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं अथवा रूढ़ संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं का HCF भी 1 होता है। समझिए दोस्तों कि जो संख्या स्वयं से और 1 से, जो संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होगी वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 2, 3, 5, 11, 13, 17 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे। और इन यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि इन संख्याओं का HCF यानी कि मासाप है। आपने हिंदी मीडियम में लिख कर देखा होगा, मा सा और पै, ये लिखा देखा होगा बुक में। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका जो महत्तम समापवर्तक होता है, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसका जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका HCF यानी कि मासापा हमेशा 1 ही होता है। यह भी इसकी पहचान है। और यहाँ पे ये जो अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं इनको देख लीजिए। जैसे 2 है दोस्तों, ये 2। अब इस 2 को अगर मैं विभाजित करूँ तो दोस्तों या तो 1 से होगा और या फिर 2 से, यानी कि या तो स्वयं से होगी और या फिर 1 से होगी। ऐसे ही 3 देखते हैं। 3 में भी देखिए यहाँ पे या तो ये 1 से होगी और या 3 से, यानी कि यहाँ पर भी जो ये विभाजित होगी सिर्फ 1 से और स्वयं से होगी। अब देखिए 5 को देख लीजिए। 5 भी क्या होगा? 1 से और 5 से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि इन संख्याओं का HCF भी हमेशा 1 ही होता है। वो क्यों होता है? देखिए यहाँ पे। अब इसके जो टुकड़े होंगे, जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 1 और 2 होगा। 3 का क्या होगा? 1 और 3 होगा। 5 का 1 और 5 होगा। अब यहाँ पे HCF का मतलब यानी कि मासापा का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ कौन सा है? 1 है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 1। तो यहाँ पर
जो अभाज्य संख्या होगी उनका HCF 1 होगा। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य या रूढ़ संख्या है। समझिए कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य और रूढ़ संख्या है। चलिए याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे की संख्याओं को। अब है दोस्तों अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती संख्या देखते हैं। अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो किसी संख्या से बाद में आती है अनुवर्ती संख्या कहलाती है। समझिए दोस्तों, अनुवर्ती संख्या क्या होती है? वह संख्या जो किसी संख्या के जस्ट बाद में आती है अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि ये कहिए कि अगर हमें कोई संख्या दे दी जाए और उस संख्या में हम 1 जोड़ दें तो उससे आगे की अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। चलिए देखें, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या कहा गया है कि 5 की अनुवर्ती संख्या 6 है। यानी कि 5 में मैंने 1 ऐड किया तभी तो 6 आया। ऐसे ही 6 की अनुवर्ती संख्या 7 है। 6 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो ही तो 7 आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर किसी संख्या में हम 1 ऐड कर दें, 1 को जोड़ दें तो उसकी अनुवर्ती संख्या हमें मिल जाएगी। जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या 6 होती है और 7 की 8, 8 की 9, 9 की 10। ऐसे ही एक संख्या में कोई भी संख्या दी होगी और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमें उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या की। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या इसका जस्ट अपोजिट होती है, इसका उल्टा होती है। देखिएगा, वह संख्या जो किसी संख्या से पहले आती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि अगर कोई संख्या हमें दी गई है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? 1 जोड़ रहे थे और यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें 1 घटाना है। ठीक है, वहाँ पर हम 1 जोड़ रहे थे, यहाँ पर हमें 1 घटाना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे 7 की पूर्ववर्ती संख्या 6 है। यानी कि 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमें संख्या हमारे पास उसकी पूर्ववर्ती संख्या 6 प्राप्त होगी। ऐसे ही अगर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या 5 प्राप्त होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अनुवर्ती में क्या होता है? अगर हमें कोई संख्या दी गई है और उसमें अनुवर्ती संख्या पूछी गई है तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, वो उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। और अगर पूर्ववर्ती पूछी गई है तो उसमें से 1 घटा दीजिए, हमें उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की संख्याओं को देखते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या का अर्थ समझिए क्या होता है। परिमेय संख्या का अर्थ जिन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। समझिए दोस्तों, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, वह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पे जहाँ पर Q बराबर नहीं होता है 0 के, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q की जगह कोई और मान प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी हो सकता है। चलिए उदाहरण समझिए। 1/2, 3/2, 4/3, 7/2 ये यहाँ पर परिमेय संख्या है। ये यहाँ पर परिमेय संख्या है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या में जो ऊपर का जो मान होता है वो क्या होता है? ऊपर की जो संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे की संख्या होती है उसको हर कहते हैं। ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। आपको ऐसे कोई संख्या दिखाई देगी जहाँ पे एक संख्या ऊपर और एक नीचे, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है वह आपने समझ लिया। अब अपरिमेय समझिए। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं वो एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण में ऐसे रूट वाली संख्या आपको देखने को मिलेंगी। √2, √3, √2/3, ऐसे ही आगे और भी हैं। ये कोई निश्चित नहीं है, और भी आगे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमने सीखा। अब देखते हैं आगे कौन सी संख्याएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका क्या अर्थ होता है आप समझिएगा। देखिए, जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि मासापा 1 होगा, जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा वे सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं का
उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, समझिए इनको। 2 3 संख्या 1 में 2 और 3 दो संख्या दी गई हैं। अब इन संख्याओं का पूरा यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाया गया है, ऐसे ये जोड़ा बना हुआ है। अब इनमें देखिए दोस्तों ये क्या है, सभी सहअभाज्य संख्याएं हैं। वो कैसे हैं, अब यहाँ पे देखिए इन जो 2 के टुकड़े करूंगा मैं, तो 2 के टुकड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 के टुकड़े हो जाएंगे 1 और 2। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। और यहाँ पे ऐसे ही 3 के टुकड़े 1 और 3। तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा, यानी कि इन दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और इससे अलग कुछ नहीं है, मात्र एक यानी कि 1 है जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये समझिए यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। अगर इतनी बात समझ गए तो आपको सहअभाज्य संख्या समझ में आ जाएगी। देखिए अब 2 और 3 में गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 का गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य 2, 1 और 2 होगा। और यहाँ पे भी 1 और 3 होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यहाँ पे 1 और 5 होगा, 5 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो 1 और 5 होगा। और ऐसे ही 7 के क्या होंगे, 1 और 7 होगा। और ऐसे ही 4 में भी 1 और 4 होगा। और ऐसे ही 7 में। तो दोस्तों इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, तो वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की संख्याओं को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं देखिए क्या है पूर्णांक संख्याएं, अर्थ समझिए इसका। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये सभी शामिल होंगे। धनात्मक समझ रहे हो, धनात्मक दोस्तों जिनके साथ में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, जिस संख्या के साथ में कोई चिन्ह नहीं होता है वो धनात्मक संख्या होती है। और ऋणात्मक संख्या के साथ में हमेशा माइनस का चिन्ह लगा होता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण में लिखा हुआ है यहाँ पे 0 1, जो यहाँ पे 1 है ये धनात्मक है और -1 ऋणात्मक। ये 2 धनात्मक है और -2 ऋणात्मक। 3 धनात्मक है जिसके साथ में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, -3 ऋणात्मक है क्योंकि इसके साथ में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं उनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। 0 न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, केवल क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट अगला जो पॉइंट है वो ये है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। जो 1 संख्या है यानी कि एक संख्या है 1, वह एक अभाज्य संख्या नहीं है, केवल सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है 2 सबसे छोटी सम संख्या है। 2 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे छोटी परिमेय संख्या 1 है। सबसे छोटी परिमेय संख्या 1 है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वह भी परिमेय संख्याओं में काउंट होती है। क्यों? क्योंकि उनके हर में हमेशा 1 छिपा होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य एक पूर्ण संख्या है ना कि प्राकृतिक संख्या है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए -2/3, -2/3 एक परिमेय संख्या है और 1/2, ये 2 यहाँ पे परिमेय संख्या लिखी हुई है। अब मैं इनकी समतुल्य परिमेय संख्या निकालकर आपको बताऊंगा, आप समझिए। अब करना क्या है, यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, एक तो अंश और एक हर। ऊपर का पद जो होता है वो अंश होता है, मैंने पीछे आपको बताया, और नीचे का हर, यानी कि अंश और हर। अब दोनों पदों में क्या करना है, जिस भी संख्या से, यानी कि हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और वो दोनों पदों के साथ करेंगे। मान लीजिए इसकी समतुल्य परिमेय संख्या मैं निकालूं तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ऐसे ही अगर इसकी निकालूं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 1 मिनट, या फिर 2/3 के साथ ही कर दीजिए। 2/3 के साथ ही 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, यानी कि ऊपर वाले पद से भी वही उसी पद से गुना करनी है जो नीचे से करेंगे। नीचे भी 3 और ऊपर भी 3, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, समतुल्य भिन्न होती है। समतुल्य भिन्न या परिमेय भी बोलते हैं। जो भिन्न होती है वो परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है दोस्तों। और
एक बात और बताता हूँ आपको, जो पाई है आपको कहीं लिखा मिलेगा ऐसे, या आपको पूछेगा कोई, ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय? पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ऐसा आपको पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। और पाई का मान 22/7 दिया होता है कहीं कहीं, ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह इसका जो रूप है वो परिवर्तित है। किस रूप में? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 22/7 है, अपने में 22 भी एक पूर्ण है और 7 भी एक पूर्ण है, इसलिए क्या है ये एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों समतुल्य परिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया है। समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो ऊपर वाले पद से भी और नीचे वाले पद से भी समान पद से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आप चाहे समतुल्य भिन्न निकालिए, समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए, बात एक ही है। अब देखिए, अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम दोस्तों वो होता है जो मान लीजिए कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के साथ में हमने प्लस करके शून्य लाना है। देखिए यहाँ पे 2 है, हमारे पास संख्या यहाँ पे 2 है। अब 2 का जो योज्य प्रतिलोम होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होता है। तो यहाँ पे देखिए इस 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2 होगा। तो ये क्या आ जाएगा? मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो योज्य प्रतिलोम होते हैं वो मान को 0 में परिवर्तित करते हैं, यानी कि उसका जो आंसर होता है वो 0 हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी धनात्मक संख्या होगी उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं व्युत्क्रम संख्या। व्युत्क्रम संख्या क्या होती है? अब 3 की जो व्युत्क्रम संख्या होगी, ये मतलब 3 की नहीं, कोई भी संख्या आ जाए, प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या आ जाए, उसका जो व्युत्क्रम संख्या होगी वो उसका, यानी कि उसके जैसे देखिए यहाँ पे समझिए 3, यहाँ पे 3 है, ये 3 संख्या है। अब 3 के जो हर में है, हमेशा मैंने आपको बताया 1 छिपा होता है। कोई भी पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, उसके हर में 1 छिपा होता है हमेशा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या के रूप में है। समझ गए हो? जो 3 संख्या है वो 3/1 है या 2 है, तो ये 2/1 है। कोई भी संख्या होगी उनमें हर में 1 छिपा होगा। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3, और इसका 2/1 का हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3 होगा, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5। ऐसे ही प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का जो व्युत्क्रम होगा वो ऐसे होगा, उसका ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों जातीय मान या अंकित मान और स्थानीय मान। अब कोई भी संख्या होती है उसके 2 मान होते हैं, एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। जातीय मान उसकी जाति पर निर्भर करता है, उसके अंक पर निर्भर करता है, और स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अंकित या जातीय मान, यानी कि जातीय मान और अंकित मान एक ही होते हैं। आपसे अगर अंकित मान पूछे या जातीय मान पूछे तो मतलब एक ही है। चलिए, किसी एक अंक का जातीय मान स्वयं अंक ही होता है। समझ गए? किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं अंक ही होता है। समझिए दोस्तों, अंक से मिलकर क्या बनेगी? संख्या बनेगी। कोई संख्या लिखी होगी उसमें अंक लिखे होंगे, तो किसी अंक का अगर आपसे जातीय मान पूछ लिया जाए तो वह उसका अंक ही होगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी है मैंने उदाहरण में 2563, 2563 यहाँ पे संख्या लिखी हुई है। इसमें जो इस साइड की जो संख्या होगी वो इकाई और फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, ये क्या है? इनके स्थान हैं, यानी कि ये संख्या अपने स्थान पर फिट है। ठीक है, अब यहाँ पर जातीय मान पूछा है तो जातीय मान पर इनके स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात समझिए। अब यहाँ पे क्या बताना है? अब यहाँ पे हम आपसे पूछ ले कि 2 का जातीय मान क्या होता है, या आपसे कोई पूछ ले कि 5 का जातीय मान क्या होता है, 6 का जातीय मान क्या होगा, इस संख्या में 3 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर हमने पूछा कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो 2 का जातीय मान होगा वो 2 ही होगा, यानी कि स्वयं अंक ही होगा। समझ गए? चलिए अब देखते हैं
स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जब किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर निकाला जाता है वह स्थानीय मान होता है। समझ गए? जब किसी अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है तो उस पर उसके स्थान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो और वो क्या होता है? उसका स्थानीय मान होता है। स्थान यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रभाव पड़ता है। अब कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी गई है 2563। जो संख्या ऊपर लिखी थी वह ही संख्या मैंने सेम नीचे उतार दी है। और यहाँ पर जो इसके स्थान है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर 6 है, सैकड़े के स्थान पर 5 है और हजार के स्थान पर 2 है। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि 5 का स्थानीय मान निकालिए। 5 का स्थानीय मान। अब 5 का स्थानीय मान कैसे निकालूंगा आप देखिए यहाँ पे। 5 मैंने अंकीय मान लिखा 5 और ये किस स्थान पर है बताइए? ये सैकड़े के स्थान पर है तो गुना सैकड़ा, एक सैकड़ा कर दूंगा यानी कि 100 से गुना कर दूंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान 500। समझ गए? 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। बात करें 2 की तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान 2000 होगा। ठीक, बात करें 6 की तो 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 60 होगा और 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा और जातीय मान भी 3 ही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यानी कि जिस स्थान पर जो संख्या लिखी होगी उस स्थान को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट से अवगत कराने का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है तो उसको कमेंट में लिखिए। और दोस्तों जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जुड़ रहे मेरे साथ ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।